हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। उम्मीद है कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग अपने हिस्ट्री स्पेशल के सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं। आज हमारा ये हिस्ट्री स्पेशल पर वीडियो नंबर 2 होगा, जिसमें कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी प्रश्नों को स्वयं से बनाएं, वीडियो में बताए गए आंसर से एक बार मैच कर लें। अगर आपको किसी आंसर को लेकर के डाउट है तो आप इसके लिए कमेंट सेक्शन जो बॉक्स है उसका आप सहारा ले सकते हैं। फिर आपके प्रॉब्लम्स को देखा जाएगा कि प्रॉब्लम्स कहां पर है। बच्चों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखें, प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने ग्रुप्स में इसे जरूर शेयर कर दें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। सवाल क्या कह रहा है, भारत में हड़प्पा का सबसे बृहद स्थल है। भारत में जितने भी हड़प्पा से जुड़े हुए स्थल की प्राप्ति हुई है, उसमें सबसे बड़ा या सबसे विशालतम स्थल कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा और लोथल। ये 4 जो स्थल है ये भारत में प्राप्त हुए हैं। आपको बताना है कि आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। बच्चों, आप इसके लिए थोड़ा सा समय ले, पहले आपसे स्वयं बनाने की कोशिश करें, इसके बाद फिर आप वीडियो के आंसर से आप अपने आंसर को मैच कर ले। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो राखीगढ़ी होना चाहिए। राखीगढ़ी का जो आकार है वो धौलावीरा से भी बड़ा है। ऐसे पहले माना जाता था ये कि बहुत जगहों पर आपको ये मिलेगा धौलावीरा आंसर, लेकिन धौलावीरा का आकार से बड़ा राखीगढ़ी का आकार है। तो इसका मतलब है कि हड़प्पा का सबसे जो बृहद स्थल है भारत के अंदर में वो आपका राखीगढ़ी है, यानी कि हमारा 1 का राइट आंसर ये होगा। वैसे हड़प्पा जो सिविलाइजेशन था इसका सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन सवाल भारत के संदर्भ में पूछा गया है, अतः इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा है क्या कि शुद्ध चांदी के रुपए का आविष्कार किसने किया था। शुद्ध चांदी के रुपए का आविष्कार किसने किया था। आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, अकबर, शेरशाह, जहांगीर और औरंगजेब। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो शेरशाह होना चाहिए। शेरशाह ने सबसे पहले शुद्ध चांदी के रुपए का आविष्कार किया था। ठीक है, यानी कि हमारा 2 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आते क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। कह रहा है क्या द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। एक बार सवाल को फिर से समझा जाए। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट हिंदी में भी हम इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, किस वर्ष पारित हुआ था। 1856 ईस्वी में, 1891 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में और 1895 ईस्वी में। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आंसर बी होना चाहिए। ठीक है ना, जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 ईस्वी में पारित हुआ था, और इस एक्ट के तहत जो लड़कियों का जो वैवाहिक उम्र सीमा बढ़ा करके 10 वर्ष से बढ़ा करके 12 वर्ष कर दिया गया था। यानी कि गर्ल्स का जो मैरिज जो एज था वो बढ़ा करके पहले 10 वर्ष था, 10 वर्ष से बढ़ा करके 12 वर्ष कर दिया गया था। इस एक्ट की मतलब मुख्य बात यही थी कि इसमें जो लड़कियों का जो विवाह का जो उम्र था वो 10 वर्ष से बढ़ा करके 12 वर्ष कर दिया गया था, और ये 1891 ईस्वी में ये पारित हुआ था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 3 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है कि मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 में घटित हुआ था का संबंध निम्न में से किसके साथ है। मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध निम्न में से किसके साथ है। सावरकर के साथ, अजीत सिंह के साथ, प्रफुल्ल चाकी के साथ और बिपिन चंद्र पाल के साथ। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो प्रफुल्ल चाकी होना चाहिए। ठीक है ना, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर बम कांड में उन्होंने क्या किया था कि मतलब जो बम कांड हुआ था उसमें जो जज का जो निशाना बनाया गया था वो असफल प्रयास किया गया था। ठीक है ना, वो मुजफ्फरपुर जाए वो किंग्सफोर्ड मारिबो वहां के जज थे, किंग्सफोर्ड जज थे। वो खुदीराम बोस ने गीत भी गाया है इस पर, है ना, कि मुजफ्फरपुर जेबो किंग्सफोर्ड मारिबो, ये खुदीराम बोस का लाइन है। तो उसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जो किंग्सफोर्ड वहां के जज थे तो उन पर उन्होंने बम फेंका था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो बम किसी और को लग गया, निर्दोष नागरिक को लग गया,
और इस प्रकार से वो प्रयास असफल रहा। तो इसमें खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई 15 वर्ष की अवस्था में, और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या करके अपने जीवन का अंत कर लिया था। तो मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध किससे था? प्रफुल्ल चाकी से था और खुदीराम बोस से था। इस ऑप्शन में खुदीराम बोस तो नहीं है, लेकिन प्रफुल्ल चाकी है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 4 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए हम आगे बात को लेकर चलते हैं। निम्न में से किस ऋषि के बारे में यह कहा जाता है कि इन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? यानी कि पहले दक्षिण भारत के लोग, उनके पहले आर्य नहीं थे, तो वहां पर वो गए और वहां के लोगों को उन्होंने आर्य बनाए। इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एक है विश्वामित्र, इसके बाद ऋषि अगस्त्य, इसके बाद ऋषि वशिष्ठ, और इसके बाद ऋषि सांबर। इसमें उन ऋषि के बारे में आपको बताना है कि किस ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है बहुत ही फेमस ये सवाल है। इसमें प्रथम वो ऋषि थे, या प्रथम वो नॉर्दर्न इंडियन थे, उत्तर भारतीय थे, जो साउथ इंडिया में प्रवेश किए थे। और ऐसा कहा जाता है ऋषि अगस्त के बारे में। ऋषि अगस्त प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विंध्या पर्वत को पार किया था। यानी कि दक्षिण भारत में जाने वाले जो प्रथम जो व्यक्ति थे, जो नॉर्थ इंडिया से दक्षिण भारत में गए थे, वो थे ऋषि अगस्त थे। तो इसका मतलब है कि 5 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, चलिए आते हैं नंबर 6 में। कह रहे कि 16 महाजनपदों के युग में मथुरा निम्न में से किस की राजधानी थी? ठीक है, चलिए जो 16 जो महाजनपद थे, जो गौतम बुद्ध के समय में जो 16 महाजनपद थे, उसमें मथुरा किसकी राजधानी थी? वज्जी की राजधानी, वत्स की राजधानी, काशी की राजधानी और सुरसेना की राजधानी। ये सब महाजनपद के नाम है। आपको ये बताना है कि मथुरा निम्न में से किसकी राजधानी थी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए सुरसेना होना चाहिए। 6 का राइट आंसर हमारा जो होगा वो डी होगा। आते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सवाल क्या कर रहा है? मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए निम्न में से क्या दंड दिया जाता था? यानी कि मौर्य काल में यदि कोई व्यक्ति अगर टैक्स चोरी करता था, टैक्स नहीं देता था, तो उस समय क्या एक सजा का प्रावधान था? मृत्युदंड था, उसके सामानों की कुर्की जब्ती था, कारावास था, या उपरोक्त में से कोई नहीं था? बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा, मृत्युदंड। मेगास्थनीज कहता है कि मौर्य काल में जो टैक्स चोरी का जो पनिशमेंट था वो था मृत्युदंड। तो इसका मतलब है कि हमारा 7 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। आते नंबर 8 में। कह रहा है क्या कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है? कहां पर? ये 2 जगह स्थित है। ठीक है ना, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का नाम है, और एक 2.5 दिन झोपड़ा ये भी मस्जिद ही है। ठीक है ना, नाम है उसका 2.5 दिन का झोपड़ा, हालांकि वो एक मस्जिद है। ये कहां पर स्थित है? दिल्ली एवं अजमेर में, दिल्ली एवं लाहौर में, अजमेर और दिल्ली में, और लाहौर और अजमेर में। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ई होना चाहिए। ठीक है ना, जो कुव्वत उल इस्लाम जो मॉस्क बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वो आपका दिल्ली में बनाया था, और एक संस्कृत विद्यालय था, कहा जाता है कि वो संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 8 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आते हम लोग 9 में। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने शुरू की? भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की? अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने, स्पेन वासियों ने, फ्रांसीसियों ने? बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आंसर बी होना चाहिए। भारत में प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट करने का जो श्रेय है वो पुर्तगालियों को है। चलिए हम लोग आगे बात को लेकर चलते हैं नंबर 10 में। कह रहा है क्या निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? यानी कि भारत में जो ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा दिया गया, किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, कैबिनेट मिशन और साइमन कमीशन। किसके द्वारा ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किया गया था? बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो 10 का राइट आंसर ए होना चाहिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दिया गया, प्रांतीय स्वायत्तता दिया गया। ठीक है, ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, तो ये 10 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आते नंबर 11। सवाल क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किसका संबंध भक्ति आंदोलन से नहीं है? एक व्यक्ति का चुनाव करना है जिनका संबंध भक्ति आंदोलन से नहीं है। चलिए, नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज और वल्लभाचार्य। इनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जिसका संबंध भक्ति आंदोलन से नहीं है। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो राइट आंसर 11 का राइट आंसर ए होना चाहिए। आपका क्या आंसर बन रहा है?
आप अपने आंसर को इसमें बताए गए आंसर से मैच करें। अगर आपको किसी प्रकार का संदेह हो, सवाल को लेकर के कोई क्वेरी हो, तो आप इसके लिए कमेंट बॉक्स का जरूर सहारा लीजिए। आपके उस प्रॉब्लम्स को देखा जाएगा कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, मतलब आप वीडियो में बताए गए आंसर से क्यों डिसएग्री है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री की पहली फैक्ट्री किसके अनुमति से स्थापित की थी? अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसके अनुमति से स्थापित की थी? 4 ऑप्शन दिया गया, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो जहांगीर होना चाहिए। जहांगीर के लिए सबसे पहले जो हॉकिंस आया था, ठीक है ना, और सर थॉमस रो का वो क्या कहते हैं वो दूत था, सॉरी मतलब सबसे पहले जहांगीर ने ही मतलब कि सूरत में फैक्ट्री खोलने के लिए अनुमति प्रदान किया था। यानी कि 12 का हमारा राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल भारत में स्थित नहीं है? आपको ये समझना है कि कौन सा स्थल हड़प्पा कालीन स्थल है जो कि भारत में स्थित नहीं है। बनावली, रोजदी, चान्होदोड़ और कालीबंगा। फटाफट बच्चों फटाफट स्टेप लीजिए। इसमें से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? मतलब 3 स्थल भारत में है, 1 स्थल भारत में नहीं है, और वो राइट आंसर इसका होगा चान्होदोड़ो। चान्होदोड़ो जो वर्तमान समय में ये पाकिस्तान में है, जबकि ये जो 3 स्थल हैं बनावली, रोजदी और कालीबंगा, ये तीनों के तीनों भारत में स्थित हैं। तो इसका मतलब है कि 13 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। आते नंबर 14 में, कह रहे कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थल मिले हैं, किस राज्य से सर्वाधिक स्थल मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थल किस राज्य से प्राप्त हुए हैं? राजस्थान से, गुजरात से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए गुजरात से। 14 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सवाल क्या करे कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मुहर में किस जानवर का अंकन नहीं हुआ? यानी कि कौन सा जानवर आपको उस मुहर में देखने को नहीं मिलेगा जिसमें कि आपको बताया गया है कि एक व्यक्ति है योगी के स्टाइल में बैठा हुआ है और उसके आसपास में कई जानवरों का एक मतलब चित्र अंकन किया हुआ है। यह बताना है कि उस मुहर में कौन सा जानवर नहीं है। गेंडा, बैल, भैंस और हिरन। उस मुहर में कौन सा जानवर का अंकन नहीं हुआ है? तो राइट आंसर इसका होना चाहिए बैल। हालांकि बहुत आश्चर्यजनक बात है कि पशुपति या शिव की मुहर में बैल का नहीं होना। इसी कारण से कुछ ऐसे विद्वान हैं जो उस योगी के व्यक्ति को पशुपति या शिव मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि जहां शिव या पशुपति का जहां पर स्थान होगा वहां पर बैल का स्थान होना स्वाभाविक बात है। लेकिन मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव के मुहर में जो जानवरों का अंकन हुआ है उसमें बैल मौजूद नहीं है। उसमें कौन कौन से जानवर है? गेंडा है, भैंस है, हिरन है, बाघ, और भी अगर हम और भी कुछ जानवर ले ले तो बाघ है और हाथी है। ये इतने सारे जानवरों का अंकन मिला हुआ है उस मुहर पर, लेकिन उसमें बैल का उसमें अंकन नहीं है। यानी कि 15 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आते नंबर 16 में, कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन चुनाव करना है। ठीक है, चलिए। जैन साहित्य को आगम कहा गया है, पहला कथन है। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष जैन धर्म को मानने वाला था, ये दूसरा आपका ये स्टेटमेंट है। महावीर ने पुनर्जन्म को स्वीकार किया, ठीक है ना, महावीर ने पुनर्जन्म को स्वीकार किया परंतु आत्मा को अस्वीकार कर दिया, हमारा ये तीसरा स्टेटमेंट सही है या असत्य आपको चुनाव करना है। और महावीर ने कर्म फल को स्वीकार किया, तो इसमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य कथन है? बच्चों थोड़ा सा टाइम लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो 16 का राइट आंसर सी होना चाहिए। उसका बात क्या है? देखिए, महावीर ने पुनर्जन्म को स्वीकार किया, ये तो बात ठीक है, परंतु उसने आत्मा को अस्वीकार नहीं किया। आत्मा को भी इन्होंने स्वीकार किया। जो जैन धर्म में पुनर्जन्म को तो माना ही जाता है, आत्मा को भी माना जाता है, कर्म फल को भी स्वीकार किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो हमारा जो सी जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसका सही स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? महावीर ने पुनर्जन्म तथा आत्मा दोनों को स्वीकार किया। अस्वीकार उन्होंने आत्मा को अस्वीकार नहीं किया था। इसका मतलब है 16 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आते नंबर 17 की तरफ।
करके किस सुल्तान ने नवीन धर्म चलाना चाहा, किस सुल्तान ने नवीन धर्म चलाना चाहा जिसे उलेमा की अनुमति नहीं मिली। ठीक है, चलिए, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक और इल्तुतमिश। इसमें से कौन ऐसा शासक था जो कि अपना एक नया धर्म चलाना चाहता था जिसे उलेमा ने स्वीकृति प्रदान नहीं की? तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, अपने समय का ये सबसे प्रतापी शासक था और इसने एक नया धर्म चलाना चाहा जिसको उसके उलमाओं ने स्वीकृति प्रदान नहीं की। इसका मतलब है कि 17 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आते नंबर 18 में, किस समय की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? लगता है कि कोई चित्र बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए, मौर्य काल का लिपि, वैदिक काल का लिपि, सिंधु काल का लिपि, इनमें से कोई नहीं। किस समय की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो सिंधु काल, है ना। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो लिपि है वो पिक्टोरियल, मानो कि कोई पिक्चर है ना, पिक्चर नुमा लिपि है। ठीक है, इसका मतलब 18 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आते नंबर 19 में, कि निम्न में से कौन सी वराहमिहिर की रचना नहीं है? निम्न में से कौन सी वराहमिहिर की रचना नहीं है? पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहत जातक, अमरकोश। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए, अमरकोश। अमरकोश अमर सिंह द्वारा लिखा गया कृति है, जबकि तीनों का संबंध जो है ना वो वराहमिहिर से है। यानी कि इसका मतलब है कि राइट आंसर 19 का राइट आंसर जो होगा वो हमारा डी होगा। और आते 20 नंबर सवाल में, कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? कौन सा मुस्लिम विद्वान मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था? चलिए, इब्न बतूता, अल-बरूनी, अमीर खुसरो और फरिश्ता। इसमें से एक का सही चुनाव करना है कि कौन सा मुस्लिम विद्वान था जो मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था, और वह अल-बरूनी, और वह अल-बरूनी। यानी कि हमारा 20 का आंसर जो होगा वो बी होगा। आते इसके बाद 20 नंबर 1 में, कि तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? एक बार फिर से सवाल को समझा जाए, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? ये एक फेमस टेम्पल है और इसको बनाने का श्रेय किसको है? चलिए, ऑप्शन आपके साथ है, पांड्या वंश, चोल वंश, पल्लव वंश और चेर वंश। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो चोल वंश होना चाहिए, वो चोल वंश होना चाहिए। 21 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आते 22 में, कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? मनसबदारी प्रथा किसने चलाया था? मतलब अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो अकबर होना चाहिए, ठीक है ना। भारत में मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मतलब मनसबदारी व्यवस्था चलाने का काम अकबर ने शुरू किया था, यानी कि 22 का राइट आंसर हमारा ए होगा। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में ये टोटल 22 सवाल है जो आपके लिए मतलब आपको दिया गया है। आपका क्या इस पूरे 22 में आपके कितने आंसर सही हैं? आप उनको जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर अपना स्कोर कार्ड दें, ताकि हमें पता चले कि अभी आप क्या कर रहे हैं, कहां पर हैं, तैयारी का लेवल क्या है, ये सारी बातों की जानकारी मिलेगी। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।